आस्था तिवारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ पढ़ने के पहले हम आइए प्रगतिवाद के जन्म की पृष्ठभूमि पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मध्यकालीन साहित्य में कबीर दास जी ने प्रगतिशील साहित्य का आरंभ कर दिया था। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के अंधेर नगरी और विष औषधम जैसी रचनाओं में हमें उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतेंदु जी ने जो रचनाएं लिखी उसमें हमें प्रगतिशीलता दिखाई देती है। 1936 के आसपास एक नए ढंग का काव्य आंदोलन शुरू हुआ जो समाजवादी विचारधारा का ठोस आधार लिए हुए था। 1934 में जयप्रकाश ने समाजवादी दल का गठन किया और 1936 में इस दल के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी वर्ष 1936 में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर द्वारा गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद जी ने की और कहा कि साहित्यकारों को गरीबों बेजुबानों को साहित्य में केंद्रीय भूमिका देनी चाहिए। पंत जी ने 1936 में युगांत लिखकर छायावादी युग का अंत घोषित कर दिया और 1937 में युगवाणी संग्रह प्रकाशित कर प्रगतिवाद को युग की वाणी के रूप में अपना लिया। इधर निराला ने भी भिक्षुक, विधवा जैसी कविताएं लिखी और उनकी प्रगतिशीलता दिखाई दी। प्रगतिवादी काव्य आंदोलन को नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, शंकर, शैलेंद्र, शील, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन आदि ने समृद्ध किया। प्रगतिवाद नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। मार्क्सवाद पर आधारित विचारधारा ही प्रगतिवाद के नाम से सामने आई। आइए अब हम देखते हैं प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद की पहली प्रवृत्ति है यथार्थवाद। जैसा कि हमने कहा कि प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर विकसित हुई और मार्क्स के विचारों को प्रगतिवादी कवियों ने अपनाया। मार्क्सवाद क्या कहता है? परस्पर विरोधी समाज की दो शक्तियों से टकराकर विकास निरंतर होते रहता है। यह परस्पर विरोधी शक्तियों की टकराहट निरंतर होते रहती है। हर एक समाज में पुरानी शक्ति होती है और धीरे धीरे नई शक्तियों का उदय होता है। पुरानी शक्ति एकत्रित होती है, विशाल रहती है और संगठित रहती है। उसी शक्ति से नई शक्ति टकराकर नए समाज का निर्माण करती है। मार्क्सवाद व्यवस्था का नाम नहीं है, व्यवस्था के गतिशीलन की संकल्पना का नाम है। मार्क्सवाद कहता है कि धीरे धीरे यह व्यवस्था सामूहिकता की बात करती है जो गतिशील हो। यही उसका अंतिम लक्ष्य है। साहित्य का मुख्य कार्य वर्ग चेतना पैदा करना है। समाज ने हमेशा से दो वर्ग देखे हैं। समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। साहित्य का काम शोषित वर्ग के लिए चेतना पैदा करने की है ताकि सर्वहारा वर्ग अपने शोषक वर्ग से निजात पाए। यह साहित्य प्रतिरोध पैदा करने की प्रवृत्ति विकसित करता है और वर्ग चेतना पैदा करके शोषित वर्ग को समाज में स्थान दिलाता है। अर्थात शोषक वर्ग और शोषित वर्ग दो वर्ग हैं। शोषित वर्ग से शोषक वर्ग की मुक्ति
और शोषित वर्ग का समाज में अपना स्थान स्थापित करना ही इसकी मूल धारणा है। और यही राजनीति के लिए, यह साहित्य राजनीति के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार करता है। सामाजिक यथार्थवाद, यथार्थवाद में एक है सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद का जनक है मैक्सिम गोर्की। सामाजिक यथार्थवाद सिर्फ सतह पर छितराई हुई सच्चाइयों का आकलन नहीं करता, वह उसका प्रतिनिधिक चित्रण करता है और यह बुर्जुआ के प्रति घृणा पैदा कर सर्वहारा, बुर्जुआ अर्थात शोषक वर्ग, बुर्जुआ के प्रति घृणा पैदा करता है अर्थात शोषक वर्ग के प्रति घृणा पैदा करता है और सर्वहारा को प्रतिरोध के लिए तैयार करता है। समाज के वर्ग भेद को उभारता और शोषण के विरुद्ध शोषित जनता को जगाता है, वर्गबद्ध करता है और संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य होता है। निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता लिखकर अपनी समाजवादी प्रतिबद्धता दिखाई। पहली बार कवि ने पूरी संवेदना एक मजदूर महिला के प्रति दिखाई। कवि ने मजदूर वर्ग और अमीर वर्ग को आमने सामने रखकर विषाद दृश्य का निरूपण यहाँ पर किया है। वह तोड़ती पत्थर में निराला जी क्या कहते हैं? वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई वह स्वीकार। वह तोड़ती पत्थर आप सभी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, आपको उसकी एक एक पंक्तियाँ मालूम याद होंगी। तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर एक मजदूर महिला को निराला जी देखते हैं और उस पर ये कविता लिखते हैं कि वह मजदूरनी जो है कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है और यहाँ पर वह एक शोषित वर्ग का प्रतीक है और सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और जहाँ वह पत्थर तोड़ रही है उसके सामने बड़ा भवन है। इसी प्रकार प्रगतिवादी मानते हैं कि निर्धन होने से कोई वर्ग चेतना नहीं आती। केदारनाथ अग्रवाल वर्ग चेतना होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मार हथौड़ा कर चोट, मार हथौड़ा कर चोट, लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़। इस प्रकार से हमें इन कविताओं में निराला जी की और केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं में समाज का उन्होंने यथार्थवादी दर्शन यहाँ पर कराया है शोषक और शोषित वर्ग के प्रति। दूसरी प्रवृत्ति हम देखते हैं प्रगतिवाद की, प्रकृति प्रेम। अब जिस प्रकार से छायावाद में अपने सुख दुख के लिए कवि प्रकृति के समीप जाते थे, जिससे उनका सुख दुख प्रकृति से उन लोग बांट लिया करते थे, किंतु प्रगतिवादी जो कवि हैं वो प्रकृति के उपयोगितावादी स्वरूप के प्रति, मनुष्य से उसके अटूट रिश्ते के प्रति कवियों का आत्मिक लगाव दर्शाते हैं। छायावाद में प्रकृति दूर दूर तक, वहाँ कवियों को पहाड़ झरने ही भाते थे। प्रगतिवाद में प्रकृति गांव के समीप आ गई। प्रगतिवाद में नदी आती है और कवि के साथ एक अनौपचारिक रिश्ता बनाती है। आइए ये पंक्तियां देखते हैं। दोनों हाथों में रेती है, नीचे अगल बगल रेती है, रेती पर ही पांव पसारे बैठा हूँ इस वेन किनारे। अब यहाँ पर नदी के किनारे कवि बैठा हुआ है। प्रगतिवादी कवि दिखावे में विश्वास नहीं करता और अभिजात्य वर्ग की शिष्टता का यहाँ पर एक प्रकार से विरोध करता हुआ दिखाई देता है कि वह किनारे, नदी के किनारे बैठा है। कैसे बैठा है? पांव पसार कर बैठा हुआ है
और अभिजात्य या सभ्य अभिजात्य वर्ग का विरोध करते हुए सभ्य व्यवहार को वो शामिल नहीं करना चाहता और मुक्त रूप से यहाँ पर अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है। प्रगतिवाद की तीसरी विशेषता है उपयोगितावादी। छायावाद में प्रकृति का उपयोगितावादी स्वरूप दबा हुआ, लेकिन प्रगतिवाद में वही प्रमुख है। प्रगतिवादी कवि वस्तुओं की उपयोगिता के अनुरूप ही अपना स्नेह दर्शाता है। और आइए केदारनाथ अग्रवाल का एक उदाहरण देखते हैं। चढ़ी पेड़ महुआ ठपाठप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आग ऊपर। प्रगतिवादी कवि प्रकृति का मानवीकरण भी करते हैं, तो उसकी सुख दुख का उसी तरह से वर्णन करते हैं जिस तरह से किसी मनुष्य का। जैसे फिर से हम यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ लेते हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया। वह नदी है, शांत है, और उस शांत नदी को उन्होंने एक मानवीकरण, एक स्त्री का रूप देते हुए मानवीकरण किया है और बोलते हैं कि उसके ऊपर वह शांत सोई हुई थी, मैंने उसको किसी प्रकार से नहीं जगाया और मैंने उसको किसी प्रकार से उसके लिए व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। प्रगतिवाद की अगली विशेषता है नारी प्रेम। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छायावादी प्रेम था वो ऐन्द्रिक प्रेम था, जबकि प्रगतिवादी काव्य में नारी प्रेम युवकोचित काम वासना की सहज अभिव्यक्ति होती है। प्रगतिवादी प्रेम व्यक्ति को सिर्फ वास्ता की गलियों में नहीं ले जाता, यह जगत जीवन का साथी भी बनाता है और व्यक्तिगत प्रेम का समाजीकरण उसका छोटा है। त्रिलोचन बोलते हैं, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है तुम्हारा प्रेम, और व्यक्ति प्रेम ही आगे चलकर सामाजिक प्रेम में निरूपित होता है। इसी प्रकार छायावादी प्रेम अतीन्द्रिय था, वह नारी का प्रेयसी रूप ही प्रमुख बना रहा। वे प्रेयसी को पत्नी बनाकर कविता में नहीं उतार सके। और प्रगतिवादी कवि प्रेम में आत्मा और शरीरी दोनों का स्थान उनके लिए महत्व रखता है। छायावाद में जब पत्नी दूर चली जाती थी तो मधुर लगती थी, लेकिन यहाँ पत्नी का दूर जाना, तन्हा रह जाना दुखदाई है। कवि कहते हैं, आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है। त्रिलोचन की ये पंक्तियाँ हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, यह रतन मिला है। घूस एक की फूल है, मिला है तो मिला है। इस प्रकार से नारी के प्रति एक अलग दृष्टिकोण हमको प्रगतिवादी कविताओं में दिखाई देता है। प्रगतिवाद की अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम। प्रगतिवादियों की राष्ट्रीयता दो तरह की है, सामान्योन्मुख और विशेषोन्मुख। प्रगतिवाद की एक और के विषय में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि 1942 के बाद प्रगतिवादी और राष्ट्रवादी दोनों 1942 तक साथ साथ रहे, किंतु 1942 के बाद दोनों की दिशा दो हो गई। एक गुट जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देना चाहता था, और दूसरा जो गुट था वो अंग्रेजों का साथ देकर भारत की आज़ादी का दबाव बनाने के पक्ष में नहीं था।
गांधी जी जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो केदारनाथ अग्रवाल जी की ये व्यंग्यपूर्ण पंक्तियां हैं जो उन्होंने लिखी। लंदन गए लौट आए, बोलो आज़ादी लाए, असली मिली या कि नकली मिली है। इस प्रकार आगे यदि हम देखें तो प्रगतिवादियों की राष्ट्रीयता दो तरह की हुई। ये तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा, यहाँ पर व्यंग दिखता है, विरोध दिखता है। दूसरी यदि हम कविता देखें, रामविलास शर्मा जी की है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की खुशी में सड़कों पर आए जन सैलाब का उन्होंने स्वागत किया। वे अपनी पंक्तियों में क्या कहते हैं? झुका यूनियन जैक, तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, बांध तोड़कर देखो कैसे जन समुद्र लहराया। प्रगतिवादियों की राष्ट्रीयता दो तरह की है, सामान्योन्मुख और विशेषोन्मुख। सामान्योन्मुख राष्ट्रीयता संपूर्ण देश के प्रति भावनात्मक प्रेम है और विशेषोन्मुख कविता जन्मभूमि के बहाने राष्ट्र प्रेम है। नागार्जुन में हमको दोनों प्रकार की राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। नागार्जुन ने जहाँ समूचे देश के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया, वहाँ सामान्योन्मुख राष्ट्रीयता है। वे कहते हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो इसका हमको चप्पा चप्पा प्यारा है। इस प्रकार से प्रगतिवादी कवियों ने भी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। किसी ने उस समय के लोगों के विरोध के प्रति और किसी ने उनके साथ मिला के, लेकिन अपना राष्ट्र प्रेम उन्होंने दिखाया ही है। प्रगतिवाद की अगली प्रवृत्ति है सांप्रदायिकता का विरोध। प्रगतिवादी आंदोलन देश विभाजन का चश्मदीद गवाह रहा है। देश बटा नहीं कि मन बट गए। हमको आज़ादी तो मिली, लेकिन एकता गंवाकर दो कौमों के आधार पर दो राष्ट्र वजूद में आ गए। कल तक जो भाई भाई थे वे ही सांप्रदायिक उन्माद के रंग में रंगकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जबकि कविता हमेशा से सांस्कृतिक सौहार्द की भूमिका निभाती रही है। नरेंद्र शर्मा ने इंसानी मूल्यों के आधार पर सांप्रदायिक उन्माद को खत्म करने की पहल की। उनकी ये पंक्तियां हैं, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इंसान नहीं? मैं तुझे समझता रहा म्लेच्छ, तुम मुझे वणिक क्या कामी। सदियों हम दोनों साथ रहे, यह बात न अब तक पहचानी। इस प्रकार से वो एकता की बात अपने कविता में करते हैं। अगली प्रवृत्ति है प्रगतिवादियों की धर्म, ईश्वर और भाग्यवाद का विरोध। दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं जिसमें जो यह स्पष्ट करती हैं कि प्रगतिवादी कवि धर्म, ईश्वर और भाग्यवाद को लोगों के शोषण का हथियार माना करते थे। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। प्रगतिवाद ने उन धर्म के पाखंडी लोगों का विरोध किया जो धर्म के नाम पर लोगों से छल किया करते हैं, धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ पूरा किया करते हैं, और साथ ही जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो हमारे साथ हो रहा है या हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो हमारी नियति है, वो हमारा भाग्य है, इसका भी वो विरोध करते हैं और लोगों को चेतावनी देते हैं, लोगों को सचेत करते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम अपने हक और अधिकार के लिए आगे आओ। भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। प्रगतिवाद की अगली विशेषता हम देखते हैं भाषा। अब
हमको मालूम है कि प्रगतिवाद जो है वो जनजीवन से जुड़ा हुआ काव्य है, इसलिए उसकी भाषा भी जनजीवन की भाषा है, सहज सरल भाषा है। तत्सम भाषा के स्थान पर प्रगतिवादी कवियों की भाषा तद्भव प्रधान रही है। प्रगतिवादी भाषा तद्भव प्रधान है और यह बातचीत की भाषा का काव्यात्मक रूपांतर है। प्रगतिवादी कवि चूंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए कविता के उपयोग के पक्ष में रहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा तलाशी जो सहज बोधगम्य हो और जो किसान मजदूर वर्ग भी समझ सकें। साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं कि प्रगतिवादियों की जो भाषा है बिल्कुल सीधी सपाट है, तत्सम छायावादी काव्य की भाषा तत्सम प्रधान थी, प्रगतिवाद की भाषा तद्भव प्रधान है। किंतु प्रगतिवादी कवियों ने भी वर्ग संघर्ष के औजारों को प्रतीकात्मक गरिमा दी है। जैसे यहाँ पर पंक्तियां हैं, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टाने, मार रहा है घूंसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टाने। यहाँ चट्टान है बुर्जुआ वर्ग यानी शोषक वर्ग का प्रतीक और कर्मठ पानी है परिवर्तन का आकांक्षी सर्वहारा वर्ग का प्रतीक। इस तरह इनकी भाषा में कहीं कहीं प्रतीकों का भी हमको समावेश मिलता है। प्रगतिवाद की अगली विशेषता भाषा के बाद यदि हम देखें तो शैली, प्रगतिवाद की शैली भी, क्योंकि यह जो प्रगतिवाद का जो काव्य है, प्रगतिवाद के जो विषय हैं, प्रगतिवाद का जो लक्ष्य है वो आम जनता है और एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए इन्होंने अपनी रचनाएं की, यानी कि शोषक वर्ग और सर्वहारा वर्ग। अतः इनकी भाषा भी उसी प्रकार है कि वो समझ सके और इनकी शैली भी उसी प्रकार की है जो वो समझ सके। प्रगतिवाद में मुक्त छंद प्रिय बना रहा। प्रगतिवाद के कवियों ने जनता तक अपनी कविता को पहुंचाने के लिए लोक धुनों, लोक छंदों, लोक सांगीतिक तत्वों को लेकर एक नया प्रयोग किया और केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियों के माध्यम से हम इसको और स्पष्ट करते हैं। देखिए, उनके एक माझियों के गीतों की धुन पर अपने एक गीत को उन्होंने रचा जिसमें वो कहते हैं, इसको हम जब सुनेंगे तो बोलेंगे, उसी में बोलने और सुनने में ही जब हम ध्यान देंगे तो हमको वो उसमें एक अलग से लोक धुन सुनाई पड़ेगी। माझी न बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता है, जल का जहाज जैसे हल हल डोलता है। इस प्रकार इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल जी ने लोक धुन के आधार पर इन पंक्तियों की रचना की है। प्रगतिवादी कविता में छंद मुक्त छंद रहा, लोक धुन आधारित इनकी कविताएं रही और लोक छंदों का इन्होंने यहाँ पर भरपूर उपयोग किया है। इसके अलावा कहीं कहीं पर अमीर खुसरो की शैली के आधार पर भी हमको पंक्तियाँ मिलती हैं। तुलसी के चौपाइयों की पंक्तियाँ लेकर भी उनको राजनीतिक व्यंग के लिए राजनीतिक व्यंग को प्रस्तुत करने के लिए उनका सहारा लिया गया। नागार्जुन ने पिल्टन की तरह सोनेट लिखा।
सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं, लेकिन उसके बाद यह छंद उतना लोकप्रिय नहीं हो सका यहाँ। इसी प्रकार से शमशेर बहादुर सिंह जी ने गज़ल लिखे। इस प्रकार प्रगतिवादी कविता में शैली और छंदों की विविधता हमें दिखाई देती है। आइए अब हम यदि निष्कर्षतः देखें तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए किस प्रकार से उसका महत्व है और प्रगतिवादी साहित्य ने हमारे समाज को क्या योगदान दिया। यदि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रगतिवादी साहित्य की बाद में कुछ लोगों ने आलोचना की और कुछ उसकी सीमा भी है। हर वाद की अपनी सीमा रहती है। यदि हम शुरू से देखते आए तो कुछ ना कुछ हमको आगे प्रगतिशीलता मिलते जाती है। कुछ त्रुटियों के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार चेतना से शून्य जड़तावाद है। धैर्य, ईश्वर, परलोक, संस्कृति आदि का उसमें कोई विश्वास नहीं है, जबकि हमारा जो देश है वह धर्म और संस्कृति से ही पहचाना जाता है। दूसरा है कि प्रगतिवादी साहित्य जो है वो एकांगी है। ऐसा उस पर आरोप लगाया गया कि इसमें केवल शोषक और श्रमिक और किसान को ही लेकर लिखा गया, बाकी और भी लोग हैं उनको छोड़ दिया गया जो दमित लोग हैं। तीसरा है कि इसमें यथार्थवाद का चित्रांकन किया गया, जो कि यथार्थवाद समाज के कुत्सित रूप को ही अपनाता है, ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया। और प्रगतिवादी साहित्यकार मूल रूप से वैज्ञानिक होने के कारण उसकी जो तर्क शक्ति है, विज्ञान के आधार पर वह बात करता है, इसलिए उसके साहित्य में बौद्धिकता का प्राधान्य हो गया, ऐसा कहा गया। किंतु यदि हम उन सीमाओं को अलग कर दें या उन सीमाओं को नज़रअंदाज कर दें तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रगतिवाद के महत्व को यहाँ पर बताया है और उन्होंने ये माना कि प्रगतिवाद जो है वो मंगल विधायिनी शक्ति लिए हुए है। आइए मैं उनकी पंक्ति पढ़ के बताती हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी जी इसकी मंगल विधायिनी शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सके और उन्हें भी विवश होकर लिखना पड़ा कि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत कुछ उपकार भी कर सकी। मतलब उन्होंने यह माना कि प्रगतिवाद का हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान है। और आगे वे कहते हैं कि उसने अर्थात प्रगतिवाद ने दो वस्तुएं मुख्य रूप से दी हैं। प्रथम यह कि काव्य साहित्य का समन्वय सामाजिक वास्तविकता से है और वही साहित्य मूल्यवान है जो उक्त सजग और संवेदनशील है। द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से जितना ही दूर होगा वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि वही साहित्य मूल्यवान होता है जिसमें सामाजिक वास्तविकता का परिचय होता है। और दूसरा ये कि साहित्य वास्तविकता से जितना भी दूर होगा उसमें उस साहित्य को काल्पनिक और प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा। इस प्रकार सच्चा प्रगतिवादी साहित्य वही है जो हमारी उन्नति में सहायक हो सकता है और हमारे मूल्यों को लेकर चलता है। धन्यवाद।